हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविधान की विशेषता के बारे में बात करेंगे कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। हमने पहले से ही इसका टॉपिक लिख लिए हैं ताकि कम समय में आपको समझा पाएँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसका पहला आप कह सकते हैं कि सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। और इसके पीछे बनाए जाने का कारण यही है कि जितना आप अमेरिका का संविधान का उदाहरण ऐसा लेंगे तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है, लेकिन यहाँ 395 अनुच्छेद है। तो वहाँ जो है सिर्फ संघ शासित यानी संघ के बारे में बात की गई है उसके संविधान में, लेकिन वहाँ के राज्य की बात किया जाए तो सभी राज्य का अलग अलग अपना संविधान है। लेकिन भारत के संविधान में सभी राज्यों के लिए प्रावधान करने के साथ साथ कुछ विशेष राज्य भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा हुआ था 370 में, जिसको कुछ दिन पहले हटाया गया। तो ये सब के पीछे वजह थी कि सबसे लंबा लिखित संविधान बनाना पड़ा और विभिन्न वर्गों की उत्थान के लिए भी लंबा संविधान बनाना जरूरी था, इसलिए लंबा संविधान बनाना पड़ा। उसके बाद इसमें आप ऐसा कह सकते हैं लंबा संविधान में है कि 395 अनुच्छेद है। ऐसा आपको कहा जाएगा कि संख्या तो 395 तक ही है, लेकिन विभिन्न प्रकार के संशोधनों के माध्यम से लगभग 70 अनुच्छेद बाद में बढ़ाए गए हैं। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा तो हुआ है, लेकिन संख्या की बात किया जाए तो 395 तक ही लिखा हुआ है। नॉमिनिंग जो है 395 तक ही लिखा हुआ है। भाग जो था पहले भी 22 था, अभी भी 22 तक ही संख्या लिखा हुआ है, लेकिन विभिन्न संशोधन के माध्यम से एक भाग को हटाया गया है और 4 भाग को जोड़ा गया है। तो ऐसा कह सकता है कि 25 भाग, अगर सब टाइटल मिला के कह सकते हैं तो 25 भाग, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद अनुसूचियां जो थी पहले 8 थी और अब बढ़कर 12 हो गई है, जिसका चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो ये था कि सबसे लंबा लिखित संविधान होने का यही प्रावधान था। उसके बाद है कि विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों का से विहित मतलब कि विभिन्न देशों के संविधान से क्या किया गया, बहुत सारे स्रोत लिया गया है। इसकी भी चर्चा हम एक वीडियो बना के कर चुके हैं कि इंग्लैंड के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया। जैसे संसदीय प्रणाली हो गया, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात किया जाए तो यूएसए से लिया गया है। तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो विभिन्न प्रकार लगभग 10 मुख्य रूप से 10 देशों के संविधान से लिया गया है। उसके बाद बहुत सारे देश यानी लगभग ऐसा माना गया कि संविधान सभा का जो सदस्य था वो बताता है कि लगभग 60 देशों के संविधान को हम लोगों ने पढ़ा और 10 देशों के संविधान से हम क्या किए कि कुछ प्रावधान उठाकर अपने संविधान में शामिल कर लिए। उसके बाद है कि नम्यता और अनम्यता का समन्वय। नम्यता का अर्थ हुआ कि लचीला और अनम्यता का अर्थ हुआ कठोर, यानी लचीला तथा कठोर का क्या है, ये मिश्रण किया गया है। संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसका सिर्फ सामान्य आप कह सकते हैं कि सामान्य बहुमत से क्या किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें क्या है कि संशोधन करने के लिए आपको वहाँ के उपस्थित सदस्य यानी संसद में उपस्थित सदस्य के 2/3 मत होना जरूरी है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जैसे संघीय प्रणाली का जितना भी प्रावधान है उसमें आप कह सकते हैं कि 2/3 बहुमत के साथ साथ लगभग आधे राज्य का क्या होना चाहिए कि आधे राज्य के विधानसभा में जाके वो पारित हो जाएगा वो विधेयक, उसके बाद ही क्या होगा कि संविधान संशोधन हो पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती जो था, केशवानंद भारती के केस यानी उनके निर्णय 1973 में आया था। उसके बाद एक नई बात जन्म ली संविधान में जिसको कहा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको आप कह सकते हैं मूल ढांचा को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको हटाया नहीं जा सकता है, जिसके बारे में हम जब केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के जब भी आएगा उसके बारे में बात, तो हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे। उसके बाद है कि सरकार का संसदीय स्वरूप।
सरकार का बहुत जैसे हो जाएगा कि राष्ट्रपति या शासन भी हो सकता है, यानी अध्यक्षीय प्रणाली जो होता है, जैसे अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है तो वो तो हो गया राष्ट्रपति का। लेकिन संसदीय स्वरूप क्या है कि इसमें लोगों के द्वारा जो व्यक्ति चुना जाता है वही क्या करता है कि शासन चलाता है। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि लोग क्या करता है, एक व्यक्ति को चुनने के बाद क्या करता है वो व्यक्ति विभिन्न प्रमुख समूह के यानी जिस चीज में उसकी विशेषताएं हैं उस व्यक्ति को अपने संसदीय यानी मतलब मंत्रिमंडल में शामिल करता है। तो संसदीय प्रणाली में यही है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को भी चुन दे, वो कैसा भी व्यक्ति हो, वही क्या करेंगे कि कार्यपालिका में भाग लेंगे। उसके बाद कहता है कि एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है कि यहाँ जो एकीकृत का अर्थ हुआ कि आप एक डायग्राम, ऐसा हम जब न्यायपालिका पढ़ाएंगे तो क्या है कि एक डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि ऊपर एससी है, उसके बाद एचसी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात, उसके बाद स्थानीय स्तर के कोर्ट, मतलब कि जो अनुमंडलीय स्तर का कोर्ट जो होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट स्तर के कोर्ट के नीचे भी एक कोर्ट का बनाया गया है। तो ये था एकीकृत, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि इसकी बात यही सुनेगा। और ये जैसे राज्य में है कि राज्य का जो कार्यपालिका होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसमें राज्य की कार्यपालिका की बात नहीं होती है। लेकिन ये क्या है कि यहाँ का जो फैसला एक ही आईपीसी सब में चलता है, आईपीसी ही चलता है, इंडियन पेनल कोड ही चलता है, सीआरपीसी जो है सब में एक ही चलता है। ये नहीं है कि इसका कानून अलग है और इसका कानून अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक का कानून एक समान है, भले निर्णय अलग अलग कभी कभी हो जाता है। क्योंकि संविधान की आप ऐसे कह सकते कि संविधान की विशेषज्ञता का अधिकार, आप कह सकते हैं न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है, तो इसके लिए अलग हो सकता है। उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का ही एक चैप्टर पढ़ेंगे, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकार के बारे में जब हम पढ़ेंगे, भाग 3 में 12 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार का अर्थ यही हुआ कि जो व्यक्ति जन्म से लेकर जिस समय जो अधिकार उसको मिल जाता है, जैसे हंसना, रोना, बोलना, ये सब का अधिकार बचपन यानी जन्म लेते के साथ ही हो जाता है, उसको सांस लेने का अधिकार, तो ये सभी को मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी हम एक नए चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक एक नज़र से रूप में दे सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद कहता है कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। संसदीय संप्रभुता की बात किया जाए तो ये हम लोगों ने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। उसके बाद न्यायिक सर्वोच्चता की बात किया जाए तो न्यायिक सर्वोच्चता जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। लेकिन दोनों के बीच समन्वय क्या है कि जहाँ क्या है कि संसद अपने विधि बनाने की शक्ति के कारण क्या कर सकते हैं कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन करके वही विधि क्या करता है, न्यायपालिका का काम क्या है कि विधि के अनुसार क्या करना कि किसी भी चीज का निर्णय देना है। तो विधि बनाने का पावर किसके पास है, संसद के पास है। और न्यायपालिका यहाँ भी ये भी कर सकता है कि सर्वोच्चता यहाँ आ जाती है कि जो चीज क्या क्या कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर हो या मौलिक अधिकार के विरोध में जा रहा है, तो वहां तक क्या कर सकता है कि उस भाग को निरस्त कर सकता है। ये न्यायपालिका का यानी सुप्रीम कोर्ट का ये पावर होता है कि वो क्या कर सकता है कि जितना भाग क्या कर सके मौलिक अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता हो तो उतना भाग को वो निरस्त कर सकता है। और संविधान यानी संसद क्या कर सकता है उसमें संशोधन करके उसको पूरा का पूरा बदल भी सकता है। तो दोनों का अपना अपना जगह सर्वोच्चता है और दोनों का समन्वय भी किया गया है। उसके बाद एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हम लोगों ने क्या किया कि संघात्मक में कनाडा का जो मॉडल है उसको लिया है कि यानी केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा। संघीय व्यवस्था का यही प्रावधान है कि यहाँ लिखित संविधान है। उसके बाद ऐसा कह सकते कि अलग अलग राज्य बनाया गया है, राज्यों का एक समूह भी आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये राज्यों के आप ऐसा शुरू में हम जब पढ़ेंगे भाग 1 पढ़ेंगे तो बताएंगे इसके बारे में, विशेष रूप से बताएंगे कि किस प्रकार हमारे यहाँ के संघीय व्यवस्था कैसा है।
तो एकात्मक की ओर झुकाव है कि संघीय व्यवस्था तो यहाँ है ही, क्योंकि एक बड़ा देश में एकात्मक व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए संघीय व्यवस्था तो होना जरूरी है। जैसे एकीकृत न्यायपालिका हो गया, उसके बाद आप ऐसा कह सकते सरकार का जो स्वरूप है संसदीय स्वरूप, तो ऐसा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन लिखित संविधान ये सब क्या है, संघीय व्यवस्था का एक जो अच्छा मॉडल होता है संघीय व्यवस्था का, उसका यही सब प्रावधान हो सकता है। और क्या करता कि लेकिन यहाँ जो है ये संविधान जो है वो एकात्मक की ओर झुका हुआ है। एकात्मक की ओर झुके होने की बात जैसे ही करते हैं आप कि जैसे राज्यपालों की नियुक्ति सरकार में, क्योंकि राज्यपाल का नियंत्रण क्या होता है, केंद्र सरकार का नियंत्रण क्या होता है, राज्यपाल के ऊपर होता है। उसके बाद लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, वो भी क्या है कि लोक सेवा आयोग भले ही राज्य में जाके काम करता है, लेकिन वो प्रतिनिधि जो होता है वो केंद्र का होता है, वो केंद्र के बारे में बराबर बताते रहता है। बहुत सारे ऐसा प्रावधान है जो एकात्मक की ओर झुकाव करता है। जैसे आपातकालीन प्रावधान है, वो भी क्या करता है कि आपातकाल के समय पूरा देश क्या होता है कि एक शासन के अंतर्गत आ जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसकी चर्चा करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वैसे तत्व को शामिल किया गया है जो मौलिक अधिकार नहीं थे, लेकिन शासन के लिए यानी व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, उसको इसमें शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या अंतर है इसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि ये न्याय योग्य है लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है। इसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बहुत सारा अंतर है जिसको हम बाद में दोनों जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, इसको बाद में जोड़ा गया 1976 में इसको जोड़ा गया था। सोना सिंह समिति की आप कह सकते हैं अनुशंसा पे जोड़ा गया था इसको 42वें संविधान संशोधन के आधार पर। 42वें संविधान संशोधन के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये जो है ये रसिया से लिया गया था, जिसको USSR कहा जाता है, उसके संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है और इसको 4A में भाग 4A में जोड़ा गया है और इसको अनुच्छेद जो कहते हैं वो 51A है। इसमें जोड़कर बताया गया है कि हम मौलिक अधिकार नागरिकों को दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ उसका मौलिक कर्तव्य भी होना जरूरी है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष की चर्चा जो है ये तो ऐसे बाद में ही 42वें संविधान संशोधन 1976 में भी ही इसको जोड़ा गया था, लेकिन इससे पहले भी हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसा प्रावधान है जिसमें पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, जिसको हम प्रस्तावना में इसके बारे में विशेष से चर्चा करेंगे। तब तक ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 15 हो गया, 16 हो गया। अनुच्छेद 15 में कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान, जाति, वंश, धर्म जैसे ही आ गया तो ये धर्म निरपेक्ष के आधार पर क्या क्या विभेद नहीं किया सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 16 में भी यही बात किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 25 से लेकर उसके बाद 28 तक जो है वो धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, जिसके बारे में हम मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे। तो पंथ निरपेक्षता की बात किया करता है यहाँ पर, कहीं कहीं धर्मनिरपेक्ष भी लिखा हुआ रहता है। तो हम धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है इसके बारे में हम प्रस्तावना में चर्चा करेंगे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यहाँ क्या कि सभी व्यक्ति जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं उसको वयस्क मताधिकार के अंतर्गत उसको मत का अधिकार प्राप्त है। पहले ये 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 1989 में क्या किया गया, 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले 21 वर्ष के व्यक्ति को मत का अधिकार था और बाद में 18 वर्ष के व्यक्ति को मत का अधिकार मिल गया। उसके बाद है एकल नागरिकता, पूरे देश का एकल ही नागरिकता है। यानी जैसे अमेरिका में क्या है कि आप अमेरिका के एक तो अमेरिका का नागरिक हो गए, उसके बाद उसका जो अलग अलग राज्य है उसका भी आपको नागरिक बनना पड़ेगा। लेकिन भारत में क्या है, भारत में एक ही नागरिकता है, यानी आप सिर्फ भारतवासी हैं। उसके बाद अन्य अदर स्टेट की कोई इसमें बात नहीं होती है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप भारतवासी हैं, यानी
आप जो है भारत की ही सिर्फ नागरिक हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप बिहार के अलग नागरिक हो गए, उत्तर प्रदेश के अलग नागरिक हो गए। ऐसी कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके बाद आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन व्यवस्था जो है आप भाग 20 में, आपातकालीन व्यवस्था भाग 18 में किया गया है। भाग 18 में आपातकालीन व्यवस्था किया गया है और इसमें ऐसा है कि ये इसका अनुच्छेद जो है 352 से लेकर 360 तक है। 352 से लेकर 360 तक आप ऐसा देखेंगे कि इसमें जितना भी प्रावधान किया गया है, इसमें जैसे हो गया कि आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, ये सभी आपातकाल जब हम भाग 18 पढ़ेंगे इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तब तक ऐसा जान लीजिए, जब भी आपातकालीन प्रावधान लागू किया जाता है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और इस समय मूल अधिकार का क्या होता है कि मूल अधिकार के जितना भी होता है, कुछ अनुच्छेद 21 छोड़ के बाकी सभी मूल अधिकार, इसमें क्या होता है कि वंचित कर दिया जाता है मूल अधिकार से। आपको बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो ये सब वंचित किया जाता है। और ये विशेष प्रावधान ऐसा करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन इसका नाजायज फायदा भी कभी कभी उठा लिया जाता है। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप आपातकालीन प्रावधान इंदिरा गांधी के सरकार के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि आपातकालीन प्रावधान किस प्रकार लागू किया गया था, जिसके कारण पूरा देश आक्रोशित हो गया था। तो आपातकालीन प्रावधान भी हमारे संविधान में दिया गया है ताकि सही समय पर क्या हो सके कि देश क्या हो सकते, एकात्मक की ओर, एकात्मक यानी एक ढांचा में बनकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सके। त्रिस्तरीय सरकार, यहाँ क्या किया गया, त्रिस्तरीय सरकार का गठन किया गया है। शुरू में क्या था कि 2 स्तरीय सरकार का गठन किया गया था, लेकिन गांधी जी की सपना थी कि त्रिस्तरीय यानी गांव के स्तर पर भी सरकार की गठन किया जाए। उसके बाद क्रमशः 1992 में क्या किया गया, 73वें और 74वें संविधानिक संशोधन के द्वारा स्थानीय सरकार का गठन का भी प्रावधान था। इससे पहले भी मुखिया और नगर पालिका बनाए जाते थे, लेकिन बाद में ऐसा प्रावधान जो किया गया ताकि क्या हो कि सही रूप से क्या कर सके, वो लागू कर सके। यानी स्थानीय स्तर पर भी कुछ शक्ति, कुछ वित्तीय शक्ति भी दिया गया नीचे स्तर के सरकार को, जिसके स्तर पर आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जो है त्रिस्तरीय सरकार का गठन किया गया है। कुछ शक्तियाँ, कुछ प्रावधान जो है वो स्थानीय स्तर के सरकार को भी दिया गया है और इसी को कहा जाता है त्रिस्तरीय सरकार। यानी केंद्र स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर, उसके बाद स्थानीय स्तर पर, 3 स्तर पर सरकार का गठन हमारे संविधान में दिया गया कि 3 स्तर पर आप सरकार का गठन कर सकते हैं और होता भी है। तो ये था हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन नहीं भी समझे होंगे तो क्या है कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि अलग अलग अध्याय करके इसको पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या है कि ये जो प्रावधान है इसके बाद इसकी कुछ आलोचनाएं हुई है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये इसका यानी भारतीय संविधान का क्या क्या आलोचनाएं की गई है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।